हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यार एक वीडियो में, जी हाँ, इस एक वीडियो में आपका 11th का जो बायोलॉजी है हिंदी मीडियम वालों के लिए जीव जगत, ठीक है ना, पूरा का पूरा ख़त्म करने वाले हैं। इस बात की पूरी गारंटी देते हैं कि जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे NCERT को उठाकर, जो कि न्यू सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस इस बार NCERT ने अपना लॉन्च किया है, जिसमें पहले 22 चैप्टर होते थे, लेकिन अब केवल व केवल हमारे पास 19 चैप्टर हैं और हम इसको 19 वीडियो में पढ़ा देंगे। परेशान मत होइए, आपका दिसंबर तक, मतलब सिलेबस तक आपका कवर कर देंगे हम पूरा का पूरा। 19 वीडियो में आपका मैं पूरा का पूरा पढ़ाने वाला हूं। सो यार वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर एक वीडियो मैं प्लेलिस्ट में ऐड करवा दूंगा। ये मैं न्यू नोट्स, अपडेटेड नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल, यूपी बोर्ड का नंबर 1 हिंदी मीडियम टेलीग्राम चैनल, बिहार बोर्ड से, उत्तराखंड बोर्ड से NCERT पैटर्न है भाई साहब, फॉलो कर लो। SK स्टडी टेलीग्राम को फॉलो कर लो। 48,000 से ज़्यादा बच्चे, वो भी वेरीफाइड टेलीग्राम है, ठीक है ना, डाउनलोड कर पा रहे हैं और आपको भी करना है। वहाँ से जाके फ्री में इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बड़ा भाई 12th में है, यदि आपका छोटा भाई 10th में है तो उनको सजेस्ट करिएगा एसके स्टडी पर। 10th और 12th की भी क्लासेस चलाई जाती है, 11th की तो हम दे रहे हैं, मतलब सारे क्लासेस आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, परेशान मत होइएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वन शॉर्ट वीडियो, पूरा डिटेल में, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप NCERT उठा लीजिएगा। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया है और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन टीचर के साथ हम लोग क्लासेस ले आ रहे हैं आप लोगों के लिए। यार तो चैनल को यार जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा और जोड़िएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 11th का जो बायोलॉजी है, चैप्टर 1 क्या है आपका? चैप्टर 1 जो 1 है वो है आपका जीव जगत, पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। और फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से? टेलीग्राम चैनल SK स्टडी से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, यदि हम 11th की बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें बायोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद जीव जगत तो हम लोग पढ़ ही लेंगे यार। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये भाई साहब, ये बायोलॉजी आखिरकार जीव विज्ञान है क्या? किसे कहते हैं बायोलॉजी? तो सीधा बताइएगा, ये जीव काट दीजिएगा। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं? इरेज कर दे रहे हैं। कोई भी इशू नहीं है। विज्ञान की वह शाखा, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? बहुत प्यारी से परिभाषा लिखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का, जीव क्या होते हैं अभी हम लोग आगे पढ़ लेंगे, बता देंगे आप लोग, परेशान मत होइए। जीव क्या है उसको भी मैं बताने वाला हूं आपको। आखिरकार क्यों जीव जगत ही पढ़ाया जाता है, आपने सोचा? नहीं सोचा, अभी मैं आपको सोचवा दूंगा आगे, परेशान मत होइए, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले जीव विज्ञान की परिभाषा याद कर लीजिए, क्योंकि कोई भी पूछ लेगा आपसे कि चलिए बताइए भाई साहब कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। सीधा लिखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। बोले तो बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ये बायोलॉजी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो जो बायोलॉजी शब्द है यहाँ पे माइंड मैप के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायो, पहला क्या है? बायो, और आपका दूसरा क्या है? लोगोस। 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायो का अर्थ होता है लाइफ, लाइफ का अर्थ क्या होता है आपका? जीवन होता है। क्या होता है? जीवन होता है। और लोगोस का क्या अर्थ होता है? टू स्टडी, स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। तो जो बायोलॉजी शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायो, जिसको क्या कहते हैं? लिविंग, जिसका अर्थ क्या होता है? लिविंग अर्थात लाइफ होता है, अर्थात कोई भी जीवित जीव। और लॉजिक क्या होता है? लोगोस, यानी कि टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। तो बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायो अर्थात लाइफ, लिविंग, और दूसरा लोगोस यानी कि लॉजी, जिसे क्या कहते हैं? स्टडी, ठीक है ना। अर्थात जीवित जीव का अध्ययन करना। देखिए इस परिभाषा बना दीजिए, जीवित जीव का
अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका जीव विज्ञान कहलाता है। जो जीवित जीव होते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखिएगा, एक पॉइंट में लिखिएगा, जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो अरस्तु जी को कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो अरस्तु जी को कहा जाता है, यानी कि एरिस्टोटस, एरिस्टोटस, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिएगा, जीव विज्ञान के कितने भाग होते हैं? तो जीव विज्ञान के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। अब ये जंतु विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है, तो इसको तो हम लोग परिभाषा के द्वारा ही जान पाएंगे कि क्या होता है जंतु विज्ञान, क्या होता है वनस्पति विज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग जंतु विज्ञान को यहाँ पे उठाते हैं कि जंतु विज्ञान क्या होता है। क्या लिखेंगे इसमें? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जंतु का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे जंतु में जानवर आ गए, कीड़े मकोड़े आ गए, मनुष्य आ गए, ये सब क्या है? पशु पक्षी, ये सब आपके जंतु हैं। तो अगर हम लोग जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु जी को कहा जाता है। ये पॉइंट वाला है, याद रखिएगा कि जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक भी किसको कहा जाता है? अरस्तु जी को ही कहा जाता है। दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, अर्थात पेड़ पत्तियों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति के विज्ञान किसको कहा जाता है? तो थियोफ्रेट्स को। थियोफ्रेट्स जो भाई साहब हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। किसको? थियोफ्रेट्स जी को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये सब पॉइंट वाली चीजें याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम या फिर आपसे कोई भी एग्जामिनर जो होते हैं 11th के, ठीक है ना, या फिर आपके टीचर आपसे पूछ सकते हैं। अब आपका जो चैप्टर शुरू होता है जीव जगत एक्चुअली में, वो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से आपका जीव जगत की शुरुआत होती है। कहाँ से? लिविंग से, सजीव से। यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए लिविंग, यानी कि सजीव। ये सजीव क्या होता है? सजीव होता क्या है? किसे कहते हैं सजीव? एक बार अपने मन में ये सवाल आप क्या आ जाना चाहिए कि सजीव क्या होता है, किसे कहते हैं सजीव। मैं आपके सामने बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरी उंगलियां चल रही है, मैं आपको देख रहा हूँ। क्या है? क्या है? ये सब एक्टिविटी है मेरे अंदर, इसको क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। कोई जीव ही तो अपना एक्टिविटी कर पाएगा। ये जो बॉटल है, ये क्या है? ये बॉटल है। क्या इसमें स्वतः ही खुद से अपने आप एक्टिविटी होगी? नहीं होगी यार। क्यों नहीं होगी? इस बॉटल में क्यों नहीं होगी? इस बॉटल में कोई भी एक्टिविटी, क्योंकि यह निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। क्या हमारे पास ये माउस है, माउस में कोई एक्टिविटी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यह निर्जीव है। लेकिन मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ आपके सामने, हाथ हिला रहा हूँ, हेलो गाइस कर रहा हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सजीव हूँ। ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि मैं जीवित जीव हूँ। मेरे मरने के बाद क्या मेरे अंदर कोई एक्टिविटी होगी? नहीं होगी। तब मैं क्या हो जाऊंगा? निर्जीव हो जाऊंगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सजीव क्या होता है यार, लिविंग क्या होते हैं। तो सीधा लिखिएगा, जिनमें विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं, जैसे पोषण का अर्थ होता है खाना। उपापचय, आपने खाना खा लिया, आपने खाना कितना खाया? इतना खाया, दूसरे दिन भी इतना खा रहे हैं, तो उसको हम लोग ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं। वो क्या है? उपापचय है। श्वसन, सांस ले रहे हैं, सुनाई दे रहा होगा आपको मेरी सांस, तो हम लोग सांस ले रहे हैं नहीं, ये क्या है? श्वसन है। उत्सर्जन मतलब मैं सांस तो लिया, फिर मैं बाहर निकाल रहा हूं। गति, हाथ में देखिए मेरे गति हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही नहीं, टन 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 गति हो रही यार, ठीक ना। वृद्धि, कोई भी जीव पैदा होता है, इतना छोटा होता है, बड़ा हो कि इतना बड़ा हो जाता है, तो क्या है? वो वृद्धि है। जनन, यानी कि
आप लोग देखते होंगे आपका कोई छोटा भाई है, आपकी कोई छोटी बहन है, आपके अगल बगल छोटे बच्चे हैं, तो पहले वो कैसे आते हैं? क्योंकि जो माता पिता होते हैं आपस में जनन करते हैं। वैसे तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं जनन को भी यहाँ पे जोड़ा हूँ ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ रहे उसको अच्छे से आप समझ पाएँ। हर वो चीज़ मैं बेसिक इसमें पढ़ा दूंगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, इस बात की गारंटी मेरी है, हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिएगा, हर एक पॉइंट समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। यानी कि जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन इत्यादि क्रियाएं होती हैं, उसे सजीव कहते हैं, लिविंग कहते हैं। अथवा में आप दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वे जिनमें स्वप्रकृति, विकासशील, स्वनियमनकारी, पारस्परिक, क्रियाशील तंत्र होते हैं, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखते हैं, सजीव कहलाते हैं। ये जो परिभाषा है यह अकॉर्डिंग टू NCERT है। NCERT जो आपकी बुक है उसके अनुसार ये परिभाषा है। तो अगर ये परिभाषा याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, या ऊपर वाला भी परिभाषा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य, ठीक है, ह्यूमन, बंदर, घोड़ा, बकरी इत्यादि जितने भी होते हैं भाई साहब, मछली उछली, सभी के सभी क्या हैं? सजीव हैं। बोले तो आपके लिविंग हैं। अब बात करते हैं, अरे गुरुजी ये बताओ मई, ये हमार बॉटल है और ये आप हमारे सामने बैठा है, तो हम कैसे जानब कि ये सजीव है और ये निर्जीव है? यानी कि मैं कैसे पता कर पाऊंगा कि कोई भी चीज सर निर्जीव है या फिर सजीव? तो उसको मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे और क्लियर तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, हर एक चीज़ का सल्यूशन मिलेगा कहाँ पर? SKM स्टडी यूट्यूब चैनल पर, ठीक ना। तो सजीवों के लक्षण, हेडिंग क्या डालेंगे? सजीवों के लक्षण, यानी कि सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहला लक्षण होता है वृद्धि, ग्रोथ। जो सजीव होते हैं क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो देखिएगा, जीवों के भार, आकार एवं संख्या में बढ़ोतरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। जो जीव होते हैं, जीवों के भार में हमारा पहला वेट, सबसे पहले जब पैदा हुआ था तो कितना होगा यार? 5-6 किलो, और अब 50 किलो से ऊपर हूँ, 60 किलो, 62 किलो। तो क्या है? ये वृद्धि हो रहा है ना भार में, आकार में। पहले मैं छोटा सा था, आज मैं बहुत बड़ा हूँ, 170 सेंटीमीटर। संख्या में आप लोग देखते होंगे कि पहले गांव में 2 व्यक्ति रहते थे, आज हजारों व्यक्ति भरे पड़े हैं, क्योंकि बच्चे पैदा हो रहे हैं ना दिन प्रतिदिन। तो ये क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है ना। अर्थात मनुष्य का वजन बढ़ना, मनुष्य की लंबाई में वृद्धि इत्यादि सजीवों में वृद्धि के क्या है? लक्षण हैं। अब यहाँ पे नोट पॉइंट में कहेंगे, गुरुजी सजीव तो वृद्धि कर रहे हैं, क्या निर्जीव भी कभी वृद्धि करते हैं क्या? बिल्कुल एग्जैक्ट, ये आंसर बहुत ही जेन्युइन है आपका और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, आपके मन में ये आंसर आया है। बिल्कुल निर्जीव भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वृद्धि करते हैं। जैसे सोचिए, रेत का टीला होता है, आप लोग देखते होंगे एक रेत का टीला है, वो क्या होता है कि आंधी आती है, बरसात होती है, धीरे 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 वो बढ़ता हुआ चला जाता है। या फिर आप समझ के चलिए, आपने कोई भी चीज रख दी है और आप देखेंगे तो धीरे धीरे उस पर क्या होती है? मिट्टी की परत जम जाती है। आपके बिस्तर पर, आपके लैपटॉप पर, आपके किताब पर, आपके मोबाइल पर, अगर उसको साफ मत कीजिए, कुछ दिन सफाई मत करिए, तो देखेंगे वहां पे एक मिट्टी की परत जम जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ही मात्रा में मोटाई में वृद्धि हुई कि नहीं? बिल्कुल हुई है सर। तो वही क्या है?
वृद्धि है। अर्थात कुछ निर्जीवों में भी वृद्धि होता है, जैसे किसमें होता है, पर्वत और रेत के टीले में। यानी कि निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है और सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। जैसे मैं हूँ, क्या मैं बाहर से वृद्धि कर रहा हूँ? नहीं, अंदर से ही मेरी ग्रोथ हो रही है। आप लोग एक पेड़ लगाते हैं, पेड़ का पौधा लगाते हैं, आप कुछ दिन बाद देखते हैं वो छोटा होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो उसके अंदर कैसी वृद्धि हो रही है? आंतरिक वृद्धि हो रही है, अंदर से वृद्धि हो रही है। तो कह सकते हैं कि जो सजीव होते हैं वो आंतरिक वृद्धि करते हैं। निर्जीव बाह्य वृद्धि कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए माउस है, माउस को मैंने रख दिया, एक दिन इस पे आए पड़े धूल, दूसरे दिन पड़ा, फिर धीरे 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 धूल मिट्टी पड़ते पड़ते जमते जमते बहुत बड़ा होता चला गया। तो ये तो बाहर से वृद्धि हो रहा है ना। तो यही है कि जो निर्जीव होते हैं आंतरिक वृद्धि करते हैं, और जो सजीव होते हैं, सॉरी, निर्जीव बाह्य वृद्धि करते हैं, सजीव आंतरिक वृद्धि करते हैं। अब एक चीज यहाँ पे पॉइंट में आएगा, विशिष्ट लक्षण। इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे अभी नीट एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो जब नीट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें पूछा जाता है क्या जीवों का वृद्धि एक विशिष्ट लक्षण है या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये विशिष्ट लक्षण होते क्या है। तो आप सीधा लिखिएगा विशिष्ट लक्षण के बारे में कि क्या होता है विशिष्ट लक्षण। इसको थोड़ा मैं गोले में कर दूं। तो वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं उसे विशिष्ट लक्षण कहते हैं। जो लक्षण किसमें पाया जाएगा? केवल और केवल सजीवों में पाया जाएगा, उसे हम लोग विशिष्ट लक्षण कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे वृद्धि, क्या सजीवों में पाया जा रहा है? बिल्कुल पाया जा रहा है। निर्जीवों में पाया जा रहा है? बिल्कुल पाया जा रहा है। तो वृद्धि सजीवों का लक्षण है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विशिष्ट लक्षण वो होता है जो केवल केवल एक ही बंदे में पाया जाएगा, सजीव में ही पाया जाएगा, निर्जीव में नहीं पाया जाएगा। उसे क्या कहते हैं हम लोग? विशिष्ट लक्षण कहते हैं। तो सर यहाँ पर तो निर्जीव में पाया जा रहा है, सजीव में भी पाया जा रहा है, तो क्या वृद्धि एक विशिष्ट लक्षण हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यह निर्जीव में भी पाया जा रहा है और सजीव में भी पाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? आप सीधा लिखेंगे कि वृद्धि सजीवों का लक्षण है किंतु यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। बहुकोश की जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट में, जानने के लिए बस मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये सिर्फ जानने के लिए आपको मैं लिखवा रहा हूँ। पादपों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है तथा पूरे जीवन वृद्धि करते रहते हैं। जो पौधे होते हैं, क्या ये बताइए, पौधे जब बड़े हो जाते हैं क्या उनकी वृद्धि रुक जाती है? नहीं, वो तब भी बढ़ते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि जो पादप होते हैं उनमें वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है, पूरे जीवन होती रहती है। लेकिन जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। एक कोश की जीव भी अपनी वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। एक कोश की जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना इत्यादि जितने भी हैं, सब में क्या होता है? वृद्धि होता है। उसके बाद आपका क्या आता है? अगला जो टॉपिक आता है जनन, रिप्रोडक्शन। यह भी जीवों में पाया जाता है या कहीं ना कहीं जीवों का क्या है? लक्षण है। मेन आपको मैं बता दे रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और कोई आपसे पूछे तो आप बता दीजिए। तो जंतु द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जो माता और पिता होते हैं यह क्या उत्पन्न करते हैं? संतान पैदा करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। संतान उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। जनन दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। ये लैंगिक अलैंगिक क्या होता है? तो अलैंगिक जनन अधिकतर एक कोश की जीवों में होता है और किस में होता है? पादपों में होता है। अर्थात कह सकते हैं कि यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, के जीवों में होता है। निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन होता है। ये एक पॉइंट वाली चीज है जो कि 12th में आपको देखने मिलेगी। तो मिलेगा कि अलैंगिक जनन किस में होता है?
तो ये इसमें लिख दीजिएगा कि यह निम्न जीवों में होता है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं थोड़ा इरेज करके इसको, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, कोई भी डाउट आपका ना रहे। तो अलैंगिक जनन किस में होता है? निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। और लैंगिक जनन यह उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। बाकी मैं बस इसी आपको लिखवा दिया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए। जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि जनन सभी सजीवों में नहीं होता। अब देखिए भाई साहब, जनन जो है, क्या कोई भी बोतल बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता यार। तब गुरुजी कहें कि तब तो यह सजीव में पाया जाता है, तब तो यह विशिष्ट लक्षण होना चाहिए ना। लेकिन विशिष्ट लक्षण सजीवों में पाया जाए, लेकिन सभी सजीवों में पाया जाए। कुछ ऐसे सजीव होते हैं जिसमें जनन की क्रिया नहीं होती, जैसे खच्चर, बंध, कामगार मधुमक्खी, बंध पुरुष इत्यादि में जनन नहीं होता। इसीलिए जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए जो ये जनन होता है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, इतना समझ आ गया। बहुकोश की जीवों में लैंगिक जनन होता है और एक कोश की जीव में अलैंगिक जनन होता है। जीवाणु और प्रोटोजोआ में विखंडन के द्वारा जनन की क्रिया होती है, और वहीं पे कवक में बीजाणु और खंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, और प्लेनेरिया में जनन पुनरुद्भवन के द्वारा होता है। अगला यहाँ पे टॉपिक आता है जो कि सजीवों का विशिष्ट लक्षण में, वो क्या आता है आपका? उपापचय, बोले तो मेटाबॉलिज्म। ये उपापचय क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती। उपापचय क्रिया में केवल सजीवों में ही संपन्न होती है। इसीलिए यह सजीवों का क्या है? एक विशिष्ट लक्षण है। उपापचय क्रिया आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? उपचय और अपचय, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। उपचय क्रिया क्या होती है? तो इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की सहायता से जटिल कार्बोहाइड्रेट अणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। और अपचय क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। इसमें जटिल अणु अपने सरल अणुओं में टूटकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कि श्वसन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है के आयोजन के कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड में विकसित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के अणु जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होकर क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद संवेदनशीलता, ये सब क्या है? यह सब आपको सजीव के मैं लक्षण भी आपको बता रहा हूँ। ये सब अभी सजीव में ही आपको समझा रहे हैं ताकि आपको सही समझ में आ जाए और आपका कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिएगा। संवेदनशीलता तथा अनुकूलता यानी सेंसिटिविटी एंड एडॉप्टेबिलिटी। ये सेंसिटिविटी और एडॉप्टेबिलिटी क्या होती है? सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करके उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे जब हमारे शरीर पर चोट लगती है तो हमें अनुभव होता है कि हमें चोट लग गई, और छुई मुई के पत्ते जब उसको छू लीजिए तो एकदम छोटा हो जाएगा। तो वो सब क्या है? संवेदनशीलता है। अगर कोई एक थप्पड़ मार दिया तो कहते अरे बहुत चौचक गुरुजी लग गया, तो वो क्या है? संवेदनशीलता है यार, सेंसिटिविटी है। और एडाप्टेबिलिटी क्या होती है? अनुकूलता क्या होता है? बाह्य वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, अपनी संरचना व क्रिया में परिवर्तन करना अनुकूलता कहलाता है। जैसे कि बात करें अनुकूलता का तात्पर्य क्या है? अभी जाड़ा पड़ती है तो हम लोग उसके प्रति अनुकूल हो जाते हैं। देखिए, अब हम लोग गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, गर्मी आती है तो पंखा एसी लगा लेते हैं, बरसात आती है तब भी चलो ठीक है, मजे हैं, बरसात में कोई इशू नहीं है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ठीक है ना,
ढल जाते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में शरीर से पसीना निकलना, जाड़े के मौसम में गर्म कपड़े पहनना, ये सब क्या है, ये सब उदाहरण है। संवेदनशीलता तथा प्रतिकूलता के केवल सजीवों में पाई जाती है, इसलिए यह सजीवों का क्या है, विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद है जीवन चक्र, बोले तो लाइफ साइकिल। यह क्या होता है भाई साहब, किसी भी जीव का जन्म होता है, फिर प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, और ये जो बीच का समय होता है उसे हम लोग जीवन चक्र कहते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वृद्धि बता दे रहे हैं, मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, यह जीवधारियों का मुख्य लक्षण होता है। जो जीवधारी होते हैं अपने भोजन निर्माण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, वही क्या होती है, गति करते हैं। ठीक है, यह जीवधारियों क्या होता है, विशिष्ट लक्षण होता है, जैसे कि मानव, बकरी, भेड़, पशु पक्षी इत्यादि। और फिर यहाँ पे श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। श्वसन क्या होता है, तो जीव ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन प्रयोग करता है, जिसे हम लोग श्वसन कहते हैं। श्वसन एक उपापचयी क्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार को, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जा सकता, अवायवीय श्वसन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे 8वां है पोषण, न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, हमारे शरीर को सामान्य रूप से क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, इसी को पोषण कहते हैं। अब पोषण के आधार पर जीवधारियों को दो प्रकार से बांटा गया, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते अर्थात दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। स्वपोषी में पेड़ पौधे और परपोषी में सभी जंतु। जैसे हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है, हम लोग खुद बनाते हैं क्या, नहीं, हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे जौ की बुआई कर दिए, धान की बुआई कर दिए, गेहूं बुआई कर दिए, भाई साहब पेड़ से आम तोड़ लाए, अमरूद तोड़ लाए, तो हम लोग किसी अन्य जीव के ऊपर डिपेंड है ना। तो जीवों द्वारा वातावरण से पोषक पदार्थ का ग्रहण करना पोषण कहलाता है। यह भी एक प्यारी सी परिभाषा आप लोग दे सकते हैं, में भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो अपने आप को मैं हाइड कर दे रहा हूं, तब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोग जैव विविधता के बारे में समझते हैं कि यार ये एक्चुअली में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, ठीक है ना। और इसके बारे में अभी फिर इसके बाद हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस पर, फिर इसके बाद मैं देखने वाला हूँ, ठीक है ना, मतलब बताने वाला हूँ आपको। चलिए देखते हैं ये जैव विविधता होती क्या है, किसे कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति जैव विविधता कहते हैं। हमारे चारों तरफ जो जीवों की विभिन्न प्रकार के जो जीव उपस्थित हैं हमारे चारों तरफ, उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान समय में पृथ्वी पर जीवों की लगभग 3 करोड़ जातियां उपस्थित है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जातियों की संख्या लगभग कुल कितनी है, 20 लाख है। कितनी है, 20 लाख, जिसमें से 15 लाख क्या है, जंतु है, और 5 लाख क्या है, आपकी वनस्पति है। मतलब वैसे तो करोड़ों हैं, लेकिन खोजी कितनी गई है, 20 लाख। 15 लाख जंतु और 5 लाख क्या है, वनस्पति हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो पॉइंट आता है आपका, वो आता है वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान। ये वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्गीकी देखते हैं, टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो वर्गीकी का अर्थ होता है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना। यानी कि वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों और विधियों का अध्ययन करना ही टैक्सोनॉमी वर्गीकी कहलाता है। अर्थात जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण को ही क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। हम लोग जीवों का क्या करते हैं, पहचान करते हैं, फिर वैज्ञानिक नामकरण करते हैं, और फिर उनको वर्ग या फिर उनके ऑर्डर के अनुसार बांट देते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, हम लोग वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, जिसको हम लोग सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। किसे कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान। तो इसे देख लीजिए, इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक्स कहते हैं। जो सिस्टमैटिक शब्द है, यह लैटिन शब्द सिस्टेमा
सिस्टेमा से लिया गया है। ये लैटिन शब्द किससे लिया गया है? सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जीवों की नियमित व्यवस्था होती है। सिस्टमैटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैरोलस लीनियस ने किया था और इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टोमा नेचर रखा था, और इन्होंने ही अपनी सबसे पहले पुस्तक क्या रखा था? सिस्टोमा नेचर। तो सिस्टमैटिक शब्द वर्गीकरण विज्ञान किसने प्रयोग किया था? कैरोलस लीनियस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूँ पूरा पूरा आपके एनसीईआरटी में आप जाके देख सकते हैं, हर एक पॉइंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। फिर यहाँ पे वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत। अब वर्गीकरण के क्या क्या मौलिक सिद्धांत है? तो सबसे पहला है हम लोग जीवों का पहचान करेंगे। क्या करेंगे? पहचान करेंगे, ठीक है। तो इसमें जीवों के उनके लाक्षणिक आधार पर उनका पहचान करते हैं ताकि उनको उसी वर्ग में रख सकें। अब ये वर्गीकी के अनुसार पहचान क्या होता है? तो किसी जीव का सही नाम, सही स्थिति को चुनना ही पहचान कहलाता है। अर्थात किसी जीव के पहचान हेतु उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, किसमें? वर्गीकी में। बात समझ आ रही है? पहचान में क्या होता है? हम लोग जीवों का लाक्षणिक आधार पर उनका पहचान करते हैं ताकि उनको उस वर्ग में रख सकें। वर्गीकी के अनुसार पहचान क्या होता है? हम लोग जीवों का सही नाम, सही स्थिति का चुनाव करते हैं, उसे ही पहचान कहते हैं। या फिर किसी जीव के पहचान है तो हम लोग गुणों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं किसी जीव का। दूसरा होता है नामकरण। हम लोग पहचान करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? उनका नामकरण करते हैं। नामकरण क्या है? किसी जीव को एक विशेष नाम दिया जाता है जो पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाए। जैसे कि अगर हम बात करें, आम है, आम, क्या आम विश्व में हर जगह आम नाम से जाना जाएगा? क्या नहीं। भारत में उसे आम कहते हैं, मान लीजिए इंग्लैंड में चले जाए वहां पे मैंगो कहते हैं, अमेरिका में उसको कुछ और कहा जा रहा है। लेकिन उसका एक ऐसा नाम हो जो पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए, उसे कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका इसलिए नाम दिया गया क्योंकि उसके अनेक नाम हो सकते हैं लेकिन वैज्ञानिक नाम एक ही होगा। अब नामकरण की दो प्रणालियां हैं। सबसे पहला पौधे का नामकरण और दूसरा जंतुओं का नामकरण। तो जो पौधे का नामकरण करने के लिए है, तो पौधे का नामकरण वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली ICBN अर्थात इंटरनेशनल कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमनक्लेचर, बोटानिकल नॉमनक्लेचर। पौधे का नामकरण हम लोग वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली ICBN के द्वारा करते हैं, जिसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमनक्लेचर के आधार पर करते हैं। वहीं पे जंतु का नामकरण, तो जंतु नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली ICZN के द्वारा करते हैं। ICZN का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर होता है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर होता है। के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। अब नामकरण की अनेक पद्धति है, जैसे सबसे बेस्ट मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? वैज्ञानिक नामकरण पद्धति, यानी कि साइंटिफिक नेम। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है द्विनामकरण पद्धति। क्या है? द्विनामकरण पद्धति जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मानी जाती है। द्विनामकरण पद्धति में होता क्या है? तो द्विनामकरण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने किया था। द्विनामकरण पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो द्विनामकरण पद्धति का प्रयोग कैरोलस लीनियस ने किया था। कहाँ के थे? ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। द्विनामकरण पद्धति का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टोमा नेचुरी में किया था। इस पद्धति में प्रत्येक जीव के दो शब्दों वाला एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। इसमें पहला शब्द जीव के वंश का नाम अर्थात जेनेटिक नेम को बताता है, और जो दूसरा शब्द है उसके जात का नाम, यानी कि इस, ठीक ना, स्पीसीज, यहाँ पे क्या रहेगा? स्पीसीज रहेगा। स्पीसीज का नाम प्रदर्शित करता है। यानी कि द्विनामकरण पद्धति में ये होता है कि किसी भी जीव को दो नाम दिया जाता है, कि जीव का दो नाम, जैसे मैंजीफेरा इंडिका,
तो जो मैंजिफेरा है यह वंश का नाम बताता है और जो इंडिका है यह जाति का नाम बताता है कि किस जाति का है। तो इसमें दो नाम दिया गया, सबसे पहला वंश का नाम, पहले शब्द को वंश का नाम और दूसरे शब्द को जाति का नाम। वंश का नाम हमेशा जाति के नाम से क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे कि इसमें जीव का नाम, जीव का जो नाम लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, काल लिखेंगे। जीव का नाम प्रायः लैटिन शब्द में लिखते हैं जिन्हें तिरछे अक्षरों अर्थात इटैलिक शब्दों में लिखा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश का नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। वैज्ञानिक नाम को जब टाइप करते हैं तो इसी इटैलिक में लिखा जाता है और जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करके लिखते हैं। पहला शब्द वंश का नाम बताता है जो बड़े अक्षरों से शुरू होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति का संकेत देता है जो कि छोटे अक्षरों से शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आम को लिया है, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा इंडिका। जी देखिए यहाँ पे जो एम है इसको मैंने कैपिटल लेटर से लिया है और जो इंडिका है इसको मैंने स्मॉल लेटर से लिया है। तो ये क्या है, पहला क्या बताता है, पहला जो बताता है यह वंश का नाम बताता है और जो ये दूसरा है इंडिका यह जाति का नाम बताता है। चीजें समझ आ रही है आपको अच्छे से? कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद करेंगे हम लोग उसके बाद वर्गीकरण। ये वर्गीकरण क्या होता है, यानी कि बोले तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसे कहते हैं वर्गीकरण, क्या होता है क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जीवों को विभिन्न श्रेणियों में बंद करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जो जीव होते हैं उनको क्या करते हैं, विभिन्न श्रेणी में हम लोग बंद कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। पौधों और जंतु को विभिन्न श्रेणी में बांटते हैं। या फिर हम लोग दूसरी परिभाषा क्या दे सकते हैं, दूसरी परिभाषा देख सकते हैं कि जीवों को वर्गों में वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। जीवों को वर्गों में वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। बात समझ आ रही है आपको? अगर देखेंगे तो कुल 7 वर्गों में जीवों को रखा गया है। इन 7 वर्गों को क्या कहते हैं हम लोग, टैक्सॉन कहते हैं। जो वर्ग होते हैं ये 7 वर्ग होते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, टैक्सॉन कहते हैं। किसको, 7 वर्गों को। यहाँ पे मैंने फिगर के माध्यम से लेकर आया है। सबसे पहला क्या होता है, तो सबसे पहला यहाँ पे नीचे देखेंगे जाति होती है, दूसरा वंश, तीसरा कुल, चौथा गण यानी कि ऑर्डर, पांचवा वर्ग, छठवां संघ जिसको हम लोग भाग कहते हैं यानी डिवीजन कहते हैं, और जो 7वां होता है जगत कहते हैं। तो सबसे पहले जाति आता है, उसके बाद वंश आता है, फिर कुल आता है, फिर गण आता है, फिर वर्ग आता है और फिर लास्ट में आपका जगत बोले तो किंगडम आता है। इसमें हम लोग देखते हैं ये टैक्सॉन की अवधारणा क्या है, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, तो इकाई का प्रयोग वर्ग में शामिल वास्तविक जैविक नाम के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, टैक्सॉन कहते हैं। वर्ग की क्रमबद्धता क्या होता है, वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है बल्कि इसे पदानुक्रम सोपान होता है जिसमें प्रत्येक सोपान पद या वर्ग को प्रदर्शित करता है। पदानुक्रम का मतलब होता है वस्तु के समूह को एक दूसरे पर रखना। मतलब बात समझिएगा, यहाँ पे वर्ग की क्रमबद्धता का मतलब होता है जैसे कि सबसे पहले बड़ा लड़का खड़ा होगा, जो बड़ा बच्चा होगा, फिर छोटा बच्चा, फिर उसके छोटा बच्चा, फिर उसके छोटा बच्चा, इस प्रकार से आता है। ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग छोटे को रख दिए फिर बड़े को रख दीजिए फिर छोटे को रख दीजिए बड़े को, ऐसा नहीं करना है। छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, मतलब एक पहले ये बताइए, यहीं पे आप समझ लीजिए सबसे पहले क्या आएगा, पहले 1 आएगा कि पहले 10 आएगा, तो सबसे पहले 1 आएगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो इस प्रकार उसको रखा जाता है। बात समझ आ रही ना? चीजें जो आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल SK स्टडी पे मिल जाएगा। तो वर्ग की क्रमबद्धता का मतलब होता है कि उसको एक निश्चित क्रम में रखना, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे जाति जिसको क्या कहते हैं, स्पीसीज, वंश जीनस, कुल यानी कि फैमिली, गण ऑर्डर, वर्ग क्लास, संघ फाइलम, जगत यानी कि किंगडम। अब हम लोग देखते हैं कि एक एक करके यहाँ पे सब कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका
जाति आता है कि ये जाति क्या होता है। तो जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है उसे जाति कहते हैं। जैसे लियो में सभी शेरों को रखा गया है और टिर्गिस में सभी बाघों को रखा गया है। तो लियो में सभी शेरों को रख दिए, टिर्गिस में सभी बाघों को रख दिए। तो ये सब क्या है, यह जाति है। वंश क्या होता है, वंश में एक से अधिक जाति आती है। जैसे पैंथेरा, अब पैंथेरा में 3 जाति आएगी। देखिए अब वंश में जाति आएगी, कुल में वंश आएगा, मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। तो जाति तो समझ गए कि जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता पाई जाती है। जैसे कि लियो में सभी शेर, टिर्गिस में सभी बाघ, जितने भी शेर हैं लियो में रख दिए और जिसमें टिर्गिस है सभी बाघों को रख दिए, बाघ जो होते हैं। वंश में एक से अधिक जाति आती है। जैसे पैंथेरा में अब 3 जाति है। जैसे कि ये देखिए जाति है ना, लियो भी जाति है टिर्गिस में, तो लियो, टिर्गिस और पर्डस, ये तीनों मैंने रख दिया। सोलोनम में 3 जाति, जैसे आलू, टमाटर और बैगन को रख दिया। उसके बाद फैमिली आती है, कुल आता है। ये फैमिली क्या होता है, तो कुल में संबंधित वंश आते हैं। कुल में क्या होते हैं, संबंधित वंश आते हैं। जैसे फैलेडी कुल है, इसमें पैंथेरा और फेलिस यानी कि बिल्ली को रखा गया है। कुल में किसको किसको रखा गया है, जैसे कि जो वंश आते हैं, जैसे फैलेडी, जैसे कि पैंथेरा और फेलिस, यानी कि बाघ और बिल्ली को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक जैसे दिखते हैं ये सब, शेर, चीता होता, ठीक है ना। और वंश जात की तुलना में क्या करते हैं, बहुत ही कम समानता प्रदर्शित करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गण है। अब ये गण क्या होता है भाई साहब, देख लेते हैं हम लोग कि गण किसे कहते हैं। तो एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं, एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं। जैसे प्राणी कार्निवोरा गण में फैलेडी तथा कैनेडी कुलों को रखा गया है। वर्ग में एक से अधिक गण आते हैं, जैसे कि प्राइमेट गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिब्बॉन आते हैं, और कार्निवोला गण में बाघ, बिल्ली, कुत्ता आते हैं, क्योंकि बाघ, बिल्ली, कुत्ता ये सब एक ही दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है आपका संघ, जिसको हम लोग फाइलम कहते हैं। तो फाइलम शब्द जंतुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें डिवीजन शब्द पौधे के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखना, जो संघ होता है इसमें फाइलम और डिवीजन आते हैं। तो फाइलम हम लोग जंतु के लिए प्रयोग करते हैं और डिवीजन किसके लिए प्रयोग करते हैं, हम लोग पौधे के लिए प्रयोग करते हैं। एक संघ में एक से अधिक वर्ग आते हैं, जैसे कि पृष्ठरज्जु, पृष्ठी, खोखला, तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर इसे कार्डेटा संघ में रखा गया है। उसके बाद आपका जगत आता है, किंगडम आता है। जगत क्या होता है, तो किंगडम में एक से अधिक संघ आते हैं। कुल 5 किंगडम बनाए गए, जिसमें मोलेरा, प्रोटिस्टा, कवक, बादप और जंतु हैं। एक जगत में एक से अधिक संघ आते हैं। जंतु में जैसे 11 संघ होते हैं और पादप के 5 संघ हैं। कुछ यहाँ पे वर्ग की संवर्ग हम लोग लिए हैं, जैसे कि इसको हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम लोग कुछ सामान्य नाम, वैज्ञानिक नाम देखें तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मैंजिफेरा इंडिका, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है ना। और मानव किस वंश का है, होमो, कुल होमोनेडी, गण प्राइमेट, वर्ग मेमेलिया, और संघ और भाग क्या है, कार्डेटा से है। घरेलू मक्खी का जैव वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मस्का डोमिस्का, मस्का डोम स्टिका, और वंश क्या है, मस्का है, कुल क्या है, म्यूसीडी है, गण क्या है, डिप्टोरा है, वर्ग क्या है, इंसेक्टा है, और संघ क्या है, आर्थ्रोपोडा है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक चीज जो मैंने बोला था कि जैव विविधता को थोड़ा मैं नीचे और डिफाइन करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जैव विविधता क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा कि जैव विविधता किसे कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जातियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। अब तक पृथ्वी पर 17 लाख से 18 लाख जातियां खोजी जा चुकी हैं, जिसमें से 70% जंतु, 22% पादप और 8% क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूरे विश्व में 12 मेगा विविधता देश है। अब मेगा विविधता देश का मतलब क्या होता है कि जीवों की सबसे अधिक जातियां जहां पाई जाती है उसे हम लोग मेगा विविधता देश कहते हैं। जैसे कि भारत में कुल पौधों की इस समय 45,000 से अधिक जातियां पाई जाती हैं और जंतुओं की संख्या इसकी 2 गुनी लगभग की 45,000 से ज़्यादा है। अब जीवों के अध्ययन करने के लिए कुछ संसाधन है जो कि आपके
सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग जीव ही पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको भी पढ़ लेते हैं। तो बस मैं इसमें एक ही बताना चाहूँगा, है बहुत, लेकिन संग्रहालय जो कि सब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, सबके मन में होता है ये संग्रहालय सर क्या होता है, म्यूजियम क्या होता है। तो देखिएगा संग्रहालय क्या होता है, म्यूजियम क्या होता है। तो संग्रहालय एक ऐसा स्थान है जहां जीवों को मृत करके सुखाकर रखा जाता है, ठीक है ना। संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय और कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। पौधों तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र करके मारने के बाद डिब्बी में पिन लगाकर रखते हैं और बड़े बड़े प्राणी पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः परिरक्षित गोल में डालकर जारों में भरकर रखा जाता है। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। और कुछ प्रमुख संग्रहालय आप नोट कर सकते हैं, जैसे दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय, कोलकाता का भारतीय संग्रहालय, हैदराबाद का सालार जंग संग्रहालय, मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, चेन्नई का सरकारी संग्रहालय इत्यादि क्या संग्रहालय है। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर 1 है क्लास 11th बायोलॉजी का वो समाप्त हो गया है, ठीक है ना। जितने भी पॉइंट थे आपके एनसीईआरटी में हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को ज्वाइन नहीं किए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके ज्वाइन कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर आपको मिल जाएगा। इसका बकायदा एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर, जाइए आप लोग प्लेलिस्ट से इसको पूरा पढ़ लीजिए। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज में सिलेबस खत्म करवा दूंगा दिसंबर तक, परेशान मत होइए। 2023-24 जो के लिए सिलेबस है मैं पूरा पढ़ा दूंगा। एक एक नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हर एक चीज़ बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी होगी पूरे यूट्यूब पर। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा यार, एसकेएम स्टडी चैनल को सब जरूर से जरूर सपोर्ट करिए। क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी चैप्टर 1 इन हिंदी जीव जगत है और इसको आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।